डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू अगेन। एक बार फिर से हमारा डिस्कशन होने वाला है द कोड ऑन वेजेस 2019 और ये हमारा इसका थर्ड लेक्चर है। आज हम इसका चैप्टर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है मिनिमम वेजेस से, कि कितना पैसा मिनिमम दिया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा उसको फिक्स करने का, कौन उसको फिक्स करेगा। इससे रिलेटेड सारे सेक्शंस यहाँ पे मेंशन हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 5 टू सेक्शन 14। जो सेक्शन 1 टू 4 है वो ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। वीडियो को आपको सिक्वेंसी देखना है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, इसी तरीके से देखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। और लास्ट में कुछ मिलेगा आपको MCQ हमारे चैप्टर 2 पे बेस्ड, और एक मिलेगी परफॉर्मेंस स्केल एज यूजुअल। अगर जो लोग फॉलो करते आ रहे होंगे उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है लास्ट में पता चल जाएगा। और ये मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और ये सारे वो सेक्शंस हैं जिनको 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर है जिसमें सेक्शन 5 बात करता है अबाउट द पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। किसी एम्प्लॉई को, मतलब किसी लेबर को मिनिमम कितना पैसा दिया जाएगा, ये फिक्स करने की अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट को। यहाँ पे मेंशन किया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसकी डिफिनीशन हमने इससे पहले पढ़ा था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दूसरे इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, मतलब जो सरकारी कंपनियाँ, जो PSUs, जो ऑटोनोमस बॉडी होती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी वही सारी चीज़ें, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, उसकी गवर्नमेंट कंपनी, जो उसकी ऑटोनोमस बॉडी, वो सभी अपने तरीके से जो मिनिमम वेजेज हैं उसको फिक्स कर सकती हैं। बट ये मिनिमम वेजेज एक कंडीशन होता है, फ्लोर वेज से कम नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा जो सेक्शन 6 है, ये बात करता है फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेज को फिक्स करने के लिए कुछ बाउंड्री कंडीशन, कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं यहाँ पे। लिमिटेशन इन द सेंस की एक बेस की, कि किसके बेसिस पे आप वेजेस प्रोवाइड करोगे। जो वेजेस फिक्स करने का प्रोविज़न है, जो प्रोसेस है, वो आपको दिया गया है सेक्शन 8 में। हम आगे सेक्शन 8 के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो हमारा सेक्शन 6 है, इसका जो फर्स्ट क्लॉज है, जिसमें ये बात किया गया है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 जो मिनिमम वेजेस फिक्स करेगी, उसके लिए जो बाउंड्री कंडीशंस आप समझ लो वो क्या होंगी। तो ये हो सकता है आपके टाइम बेसिस पे, कि आपके पर आवर के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा, पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा, मंथली आपको पेमेंट किया जाएगा, टाइम ऑफ वर्क के हिसाब से, या फिर पीस ऑफ वर्क हो सकता है ना, कि सपोज कर लीजिए कि कोई काम है, उसका आप वो काम ख़त्म करोगे तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा, या फिर उसका कुछ पोर्शन ख़त्म करोगे तो इतना पैसा दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से आपके मिनिमम वेजेस फिक्स किए जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें मेंशन किया गया है जो मैंने आपको पहले ही बताया, कि आपका आवर बेसिस पे हो सकता है, ये आपका मंथली हो सकता है, आपका डे टाइम पे हो सकता है। तो ये इसी बाउंड्री को मीट करते हैं, ठीक है। जो इसका सेक्शन नंबर, जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। जो मुझे लगा कि एज सच आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है रटना, उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। जो इसका सब सेक्शन 6 है आपका, इसमें कहा है मिनिमम रेट ऑफ द वेजेस अंडर दिस सेक्शन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल प्राइमरली लुक इनटू द स्किल्स ऑफ वर्कर। मतलब वेज फिक्स करने के लिए ये भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब सारे लोग काम किए जा रहे हैं और सबको एक पैसा दोगे, एक ही तरह से पैसा दोगे, तो फिर चीज़ें ज़्यादा एफिशिएंट कैसे होंगी। अब मान लीजिए सेम टाइम में कोई वर्कर है, बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वो ज़्यादा स्किल्ड है, कोई नया सीख रहा है वो कम काम करता है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। कि कोई अनस्किल्ड है तो ये भी एक बेस बनाया जा सकता है, कोई सेमी स्किल्ड है, कोई स्किल्ड है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, सराउंडिंग कंडीशन क्या है, काम जहाँ पे करना है क्या कोई हैजार्डस चीज़ है। मतलब ये सारे क्राइटेरिया बनाए जा सकते हैं आपके वेजेस को फिक्स करने के लिए। अब मान लो कोई आदमी कोल माइन में काम कर रहा है और कोई ज़मीन के ऊपर काम कर रहा है, दोनों खुदाई कर रहे हैं। मान लीजिए एक पहाड़ की खुदाई कर रहा है, एक ज़मीन के अंदर कोल की खुदाई कर रहा है, तो आप दोनों को सेम वेजेस दोगे तो कोल माइन में कौन जाना चाहेगा। अब कोल माइन में जाएगा, वहाँ पे अंधेरा है, डेंजरस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो ह्यूमन बॉडी के हिसाब से ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी जब मिनिमम वेजेस फिक्स किया जाएगा। तो ध्यान रखना, इस पे आगे मैं क्वेश्चन डाला हुआ हूँ, तो अगर कोई भी चीज़ आप मिस करोगे तो फिर क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे।
अब ये सारी चीज़ें एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ हम डिस्कस करना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जो सेक्शन आपका 7 है ये बात करता है कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेजेस, मतलब मिनिमम वेजेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं हैं। हालांकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने कुछ डिस्कशन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन है तो कुछ और डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो मिनिमम वेजेस जो फिक्स किया जाएगा, अगेन वही चीज़ें मेंशन किया गया है, सेक्शन 8 की ये बात कर रहे हैं, सेक्शन 8 के हिसाब से फिक्स होगा, आगे सेक्शन 8 भी आने वाला है। एक तो होता है आपका बेसिक पे, बेसिक रेट, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। अलाउंसेज होते हैं उसमें हमने इससे पहले डिस्कस किया, बोनस उसमें इंक्लूड नहीं होता है। और इसमें वेरिएशन होगा, इन सारी चीज़ों में वेरिएशन होगा। किस तरीके से वेरिएशन होगा, जैसे आपका बेसिक पे बढ़ता रहता है ना, आप जॉब करते होगे तो आपको पता होगा, तो यहाँ पे उसको ऐड किया गया है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आपका, जो इंडेक्स है, मतलब एक तरीके से सिंपल भाषा में कहें तो इन्फ्लेशन है, जैसे मैंने आपको समझाया था आपके फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी ना उस हिसाब से मिनिमम वेजेज भी तो बढ़ना चाहिए। अगर मिनिमम वेजेज नहीं बढ़ेगा आदमी तो फिर रहेगा कैसे। हालांकि अभी फ्लोर वेजेज मैंने आपको बताया था हमारे गवर्नमेंट का 178 रुपीज़ है, जो कि आप कह सकते हो कम है। हालांकि जो भी स्टेट गवर्नमेंट हैं सभी ने 300 से ऊपर का मिनिमम वेजेज सेट किया हुआ है। तो ये स्टेट के मिनिमम वेजेज हैं जो स्टेट की जुरिडिक्शन में आता है, और जो फ्लोर वेजेज होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इन शॉर्ट इनमें जो वेरिएशन होगा उसमें ध्यान रखा जाएगा कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो इन्फ्लेशन है, वो सारा मेजर होता रहे, उसके हिसाब से इसमें आपके मिनिमम वेजेज में चेंजेस किए जाएंगे। सेकेंड जो क्लॉज है इसका क्लॉज बी, द बेसिक रेट ऑफ वेजेस विथ और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस and the cash value of the concession in respect to the supply essential commodity concession on concession rate या at concession rate। इसका मतलब ये है ना कि ये भी एथोराइज किया गया है कि कंपनीज को, अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट को, कि आप कुछ चीज़ें कुछ कंसेशन रेट पे दे सकते हो ताकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो डिक्रीज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए हालांकि इसमें आर्मी के लोग इंक्लूड नहीं होते हैं, बट एग्जाम्पल हम आर्मी पर्सनल से ले लेते हैं। जैसे आर्मी पर्सनल को एक कैंटीन का कार्ड दिया जाता है जहां पे चीज़ें 20 से लेके 40% तक सस्ती होती हैं, ठीक है, हर चीज़। अब ये मैच करता है तो ये क्या होगा, इनके कॉस्ट ऑफ लिविंग को डिक्रीज कर देगा ना। वेरी सिंपल थिंग इज दैट जब कॉस्ट ऑफ लिविंग को डिक्रीज किया गया और इसके इन्फ्लेशन को यहाँ पे मेजर किया जा रहा है तो डेफिनेटली आप एक तरह से इन्फ्लेशन को काउंटर कर रहे हो। तो ये ऑप्शन भी होता है एस्टेब्लिशमेंट के पास, या जो गवर्नमेंट इसको फिक्स कर रही है कि ऐसा अगर कुछ दे रहे हैं वो अपने वर्कर्स, लेबर्स को, तो उसको वो इसके साथ एकोमोडेट कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो इसका सेक्शन सबसेक्शन 2 है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस एंड द कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन इन रिस्पेक्ट, ये बेसिकली बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो कैसे फिक्स करेगी, उसके लिए नोटिफिकेशन लाएगी। तो ऐसा चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसीजर बताया गया है। चूंकि ये एक्ट है तो इसमें हर चीज़ें बताया गया रहेगा कि किस तरीके से आपको चीज़ों को कंडक्ट करना है, नहीं तो लोग अपने मर्जी से उसको करने लगेंगे और जहाँ पे भी लूप फॉल मिलेगा उसका मिसयूज करेंगे। चलिए, जो हम सेक्शन 8 की बात कर रहे थे, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेज, किस तरीके से फिक्स किया जाएगा और कैसे उसको रिवाइज किया जाएगा। तो फिक्स करने के लिए जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे बार बार मेंशन कर रहा है, समझ जाना, मैंने कई बार बता दिया, अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जिसको भी मिनिमम वेजेस फिक्स करना है वो क्या बना सकता है, कमेटी बना सकता है, ठीक है। कमेटी से रिकमेंडेशन लेगा कि क्या हो सकता है। अब ये कमेटी रिकमेंडेशन तो देती है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी उन्होंने कहा था कि 375 रुपीज़ मिनिमम वेजेस फिक्स करो, या जिसे आप फ्लोर वेजेस कह लो, फिक्स करो, बट गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। तो गवर्नमेंट ने 176 चल रहा था, इसको 2 रुपया बढ़ा के 178 कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उसको मानती है या नहीं मानती है, बट कमेटी बना देते हैं वो कि एक रिकमेंडेशन आए। अब कमेटी में रहेगा कौन कौन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ कि जो कमेटी बनाई जाएगी और जो जैसा भी नोटिफिकेशन आता है, ये नोटिफिकेशन जो स्टैक होल्डर हैं उनके लिए 2 महीने तक ड्राफ्ट इसका पब्लिश किया जाएगा। जैसे इन जनरल होता है कि कोई भी रूल्स बन रहा है आपके मिनिमम वेजेस का,
तो उसको पब्लिश कर दिया जाएगा और जो स्टेक होल्डर है उस पर अपना सजेशन भेज सकते हैं। गवर्नमेंट को ठीक लगेगा तो सजेशन को एकोमोडेट करेंगे, नहीं ठीक लगेगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है, इसके बाद वो इन्फोर्स हो जाता है। सिंपल इज दैट। ठीक है, यहाँ पे जो इसका सबसेक्शन 2 है, यहाँ पे बात किया गया है कि कमेटी में होना कौन कौन लोगों को चाहिए। तो कमेटी यहाँ पे एक तो ऐसा हो कि एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट कर रही हो, कोई भी हो सकता है, चाहे जो एम्प्लॉयर की कमेटीज़ में जो एम्प्लॉयर के यूनियंस हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के यूनियंस होते हैं, जो उनके बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो हो सकते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्री के साथ डील करती है वो हो सकती है। जिसको बनाया हो दैट इज़ डिपेंड अपॉन कि वो किसको बनाना चाहते हैं। फिर एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। अब एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव यूनियन मेंबर्स को जनरली लो जिसके ऊपर एम्प्लॉय भरोसा करते हैं, या कोई एनजीओज़ को अच्छा समझते हैं कि ये एनजीओ एम्प्लॉय के लिए काम करता है, या कोई लेबर कोड बिल या लेबर रिफॉर्म्स के लिए काम कर रहा है, उसको मेंबर बना दिए। मतलब एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव देखे। और कुछ इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए जो एक्सपर्टीज़ हों बेसिकली इस फील्ड के, कि उनको आइडिया हो कि कितना लेबर को मिलना चाहिए, काम कैसा है, नेचर कैसा है, कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उन सब की थोड़ी सी एनालिसिस हो। अब देखो ये रूल तो कहता है कि ऐसे लोगों को होना चाहिए, बट क्या होता है आप देखते ही हो कि क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, लोग किसी को भी रख लेते हैं। बट अकॉर्डिंग टू रूल ऐसे एक्सपर्ट्स लोगों को भी रखा जाएगा। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों की संख्या 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती जो टोटल कमेटी मेंबर हैं। अब टोटल कमेटी कितने लोगों की होगी ये सारा डिफाइन करना गवर्नमेंट का काम है, जो गवर्नमेंट बेसिकली मिनिमम वेजेस पे काम कर रही होगी। ठीक है, जो इसका सब क्लॉज 3 है ये कहता है कि जैसे इससे पहले हमने बात किया कि 2 महीने तक 2 मंथ तक उसको क्या करना है भाई, पब्लिक डोमेन में रखना है, ताकि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है किसी पॉइंट पे तो वो दे पाए। वो होने के बाद 3 मंथ तक अगर उसको आप गजट में पब्लिश नहीं होते हो, मतलब डेट ऑफ नोटिफिकेशन से 3 मंथ तक अगर उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगी वो चीज़ें। ठीक है, तो ये भी होता है कि जब तक गजट आती है तो 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। Provided that where the appropriate government proposal to receive the minimum rate of the wages in manner specified the clause B subsection 1 of also consult the advisory board of constituted under the section 42। एडवाइजरी बोर्ड भी गवर्नमेंट ने बनाया है ना, तो गवर्नमेंट उससे भी एडवाइज कर सकती है। डेफिनेटली एडवाइजरी बोर्ड तो इसीलिए बनाया गया है ना, जैसे यहाँ पे जो ये मेंशन किया गया है ना कि इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए, तो ये इंडिपेंडेंट लोग एडवाइजरी बोर्ड में भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट को भी एडवाइस करने के लिए कोई चाहिए, गवर्नमेंट के मेंबर भी होंगे कमेटी में, उनके भी क्वेश्चंस होंगे, उनके भी आर्गूमेंट होंगे अपने। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट ये बनाया गया है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। कोई आदमी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई ऐसा हो कि इंडिपेंडेंट हो, ना ही उसको एम्प्लॉय से मतलब हो ना ही एम्प्लॉयर से मतलब हो, कोई एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ताकि पार्शियलिटी का ब्लेम ना लगे। ठीक है, तो इनपार्शियल हो फिक्स करना, तो वो रखा गया है। जो आपका सेक्शन नंबर 9 है ये थोड़ा सा इसका क्रिटिसिज्म हुआ है, जो सब सेक्शन 4 है कि इसको 5 साल में रिवाइज किया जाएगा। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया था कि इसको रिव्यू और रिवाइज का जो टाइम है ये थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने वहाँ पे इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे सरकारी लोग हैं उनका डीए हर 6 महीने में रिवाइज हो जाता है, और एक लेबर को कहोगे कि नहीं आपका मिनिमम वेजेस 5 साल में रिवाइज होगा, तो ये थोड़ा सा इनजस्टिस जैसे लगता है। अब आप कहोगे कि क्या लेबर कॉस्ट बढ़ती ही नहीं है, 5 साल तक बढ़ेगी ही नहीं? नहीं, देखो बढ़ेगी। अब लेबर की अनअवेलेबिलिटी होगी। आप मान लो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने फिक्स किया है 350 किसी स्टेट गवर्नमेंट, अब 350 पे कोई आदमी काम करने को तैयार ही नहीं है, तो ऐसा तो आप उसको फोर्स तो कर नहीं सकते कि नहीं तुमको 350 में करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इतना ही देने के लिए बोल रही है। तो इन्फ्लेशन होता है तो लेबर भी रेडी नहीं होते इतने करने पे। तो जो लोकल बॉडी होती हैं या जो एम्प्लॉयर है वो अपने मर्जी से इससे ज़्यादा तो कितना भी दे सकता है, वो 350 के जगह पे 3050 दे सकता है, बट ये तो मिनिमम कंस्ट्रेंट है कि इससे कम नहीं दे सकता है। तो भले इसको रिवाइज सरकार 5 साल में करेगी, बट चूंकि शॉर्टेज हो जाता है या लेबर काम करने को तैयार नहीं होते हैं, या लोकल बॉडी होते हैं, एनजीओज होते हैं, वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं, तो इस तरीके से वो रिवाइज होती रहती है लोकल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे आप कह सकते हो। बट जो मिनिमम फ्लोर वेजेस हैं या मिनिमम वेजेस हैं उसको रिवाइज करने का जो ड्यूरेशन दे रखा है, ऑफिशियल ड्यूरेशन, वो है 5 ईयर।
ठीक है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म का वो था, हमने कंसर्न में डिस्कस किया था इसको। चलिए, अब जो आपका सेक्शन 9 है ये बात करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स द फ्लोर वेज। मतलब एक बिल्डिंग बनानी है, मान लीजिए घर बनाना है, तो नीचे क्या बनेगा, फ्लोर बनेगा ना। तो ये इसी तरीके से मान लीजिए मिनिमम वेजेस फिक्स करना है तो गवर्नमेंट एक फ्लोर वेज बना देगी पूरे देश के लिए कि इसके आसपास होना चाहिए। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, पहले भी मैंने कहा है, पहले भी इस पर डिस्कशन हो चुका है, अभी चूंकि सेक्शन है तो डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये जो फ्लोर वेज है इससे कम पैसा नहीं दे सकती है, इससे ज़्यादा ही देना होगा। यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या चलता है ये भी मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब ये किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, क्या पूरे भारत में जो फ्लोर वेज है वो सेम रहेगा या सेम रहना ही चाहिए। देखो, सेम रहेगा, रह सकता है, ठीक है, ऐसे कोई श्योरिटी नहीं है कि अलग ही होना चाहिए, सेम रह सकता है, बट गवर्नमेंट जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकती है, क्योंकि हर लोकेशन के हिसाब से जो लिविंग कॉस्ट है वो अलग होती है और जो वर्किंग कंडीशन होती है वो भी अलग होती है। अब मान लो कोई आदमी चेन्नई के गर्मी में काम कर रहा है, कोई मनाली की ठंडी हवाओं में काम कर रहा है और कोई हिमालय पर्वत के बर्फ़ में काम कर रहा है, तो आप सबको एक वेज कैसे दे सकते हो, नहीं। तो ये डिपेंड करता है, सरकार फिक्स कर सकती है अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए अलग अलग पैसा। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जो इसका सबसेक्शन 2 है, द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6 शुड नॉट बी लेस देन द फ्लोर वेजेस, जो हमने इससे पहले कहा और यहाँ पे मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट उससे कम पैसा नहीं दे सकती है, या फिर कोई भी अथॉरिटी या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फ्लोर वेजेस से कम पैसा तो नहीं दे सकती है। अब कोई भी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है डेफिनेटली वो किसी स्टेट में रजिस्टर्ड होगी, तो वहाँ पे फ्लोर वेज तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आएगा ही आएगा, इसके बाद मिनिमम वेजेज का जो कंस्ट्रेन होगा स्टेट गवर्नमेंट का वो भी आएगा। तो बाई लीगली अगर हम बात करें और थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकलिटी देखें तो एक तो मिनिमम फ्लोर वेजेज को कोई एम्प्लॉयर क्रॉस नहीं नीचे नहीं दे सकता, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेजेज उससे भी नीचे नहीं दे सकता। तो इन शॉर्ट किसी भी एम्प्लॉयर को ये जो मिनिमम वेजेज है इससे ऊपर ही हमेशा देना पड़ता है। तो दो वेजेस तो रहते हैं, एक फ्लोर वेजेज रहता है जो स्टेट गवर्नमेंट को एक आइडिया देता है कि आपको मिनिमम वेजेस कितना रखना चाहिए, फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को आइडिया देती है कि आपको कितना पैसा देना है मिनिमम, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और कहा गया है कि मान लीजिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेजेज का कॉन्सेप्ट अभी लेके आई 2019 में, इससे पहले मान लीजिए कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ पैसा फिक्स कर रखी है कि आपका मिनिमम वेजेज मान लीजिए 200 रुपीज़ है, हम 2019 के हिसाब से एग्जांपल ले रहे हैं, और सरकार ने कहा कि नहीं मिनिमम वेजेज हमने फ्लोर वेजेज हमने फिक्स किया है 178 रुपीज़, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया। तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि अरे मैंने तो ज़्यादा कह दिया था, अब मैं इसको घटा के क्या करता हूँ, चलो 170 था ये 178 है तो मैं 190 कर देता हूँ, नहीं मैं तो ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा। कहा गया कि आप पहले से अगर ऊपर फिक्स किया हुआ है तो आप उसको घटा नहीं सकते हो फ्लोर वेजेस को देख के कि चलो फ्लोर वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम कर दिया तो अब मैं भी कम कर दूं। जो आपका सेक्शन 10 है ये 3 एज इट इज़ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सेक्शन आपका 10 है वो बात करता है वेजेज ऑफ एम्प्लॉयज़ वी वर्क फॉर लेस देन द नॉर्मल वर्किंग डे। जैसे कोई आदमी है, डे के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है और डे का वर्किंग आवर फिक्स कर रखा है कि एक दिन में आपको 8 घंटा काम करना है। अब मान लीजिए वो 8 घंटे से किसी दिन कम काम करता है, 5 घंटे काम करता है, तो आप उसको सैलरी कैसे दिया जाएगा। तो ये जो 5 आवर का वर्क है, ये मैं एग्जांपल लेके आप समझा रहा हूँ, ये 5 आवर का वर्क है। अगर ये इस वजह से हुआ है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है काम करने का वो एम्प्लॉयर उसको सप्लाई नहीं कर पाया। सपोज कर लीजिए ये वर्कर है, कोई मशीन चलाता है और मशीन ख़राब हो गई, मशीन में कोई ब्रेकडाउन आ गया और मशीन 3 घंटे बंद रही, इस वजह से 8 घंटे के बजाय ये वर्कर वहाँ पे 5 घंटे ही काम कर पाया। तो एम्प्लॉयर ये कह के उसकी सैलरी नहीं कट कर सकता है कि आपने 8 के बजाय 5 घंटे काम किया है तो जो भी मिनिमम वेजेस फिक्स था पर डे का मैं उसमें कट करूँगा, ये नहीं कह सकता है। हाँ, मगर ये ज़रूर कह सकता है कि अगर यही वर्कर है 5 घंटे काम किया है, मशीन में कोई प्रॉब्लम था, इसका अपना मन था, काम करने का मन नहीं था, ये बोला नहीं मुझे तो 3 घंटे का छुट्टी चाहिए या 4 घंटे की छुट्टी चाहिए, मैं 4 घंटे ही काम करूंगा, तो उस टाइम पे इसके वेजेज कट किए जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ इसमें समझाया गया है आपके सेक्शन
3 में सेक्शन 10 में कंक्लूजन जो है मैंने वो आपको बता दिया है। चलिए सेक्शन नंबर 11 की बात करते हैं। तो सेक्शन 11 बात करता है आपके वेजेज फॉर 2 और मोर क्लास ऑफ वर्क। मान लीजिए किसी भी आदमी को 2 टाइप के वर्क दिए गए हैं। एक आदमी ऐसा है जो सुपरवाइजर का काम भी कर रहा है, उसके नीचे फोरमैन का काम भी कर रहा है। सुपरवाइजर का इसलिए करने लग गया क्योंकि सुपरवाइजर एब्सेंट था या कुछ भी रीजन, व्हाट एवर दैट, दिस इज जस्ट एग्जांपल। तो उस केस में क्या उसको केवल, वो फोरमैन था तो क्या उसको केवल फोरमैन का पैसा दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। जिस टाइम जिस क्लास का वो वर्क करेगा उसके हिसाब से जो मिनिमम वेजेस फिक्स किया गया है वो उसको दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो फोरमैन का काम कर रहा है तो फोरमैन का वेजेस मिलेगा, अगर वो सुपरवाइजर का काम कर रहा है तो उसको सुपरवाइजर का जो मिनिमम वेज है वो उसको देना पड़ेगा। मतलब ये अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ वर्क डिवीजन होगा मिनिमम वेजेस का। जो सेक्शन 12 है आपका, मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर द पीस ऑफ वर्क। ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जब आप ये लाइन रीड करोगे। तो ये कह रहे हैं व्हेन अ पर्सन इज एम्प्लॉयड ऑन द piece of work for which minimum time rate and not a minimum piece rate has been fixed under this code। मतलब कह रहे हैं कि टाइम के हिसाब से भी वहां पे वेजेस फिक्स नहीं किया गया है कि इतना टाइम काम करोगे तो इतना देंगे, या फिर वर्क के पीस के हिसाब से कि इतना काम कर दोगे या काम का इतना पोर्शन कर दोगे तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा। अगर ये चीजें फिक्स नहीं किया गया है तो उस केस में एम्प्लॉयर शैल पे टू such a person wages at not less than the minimum time rate। उस टाइम पे आप उसको जो टाइम रेट के लिए वेजेस फिक्स किया गया है बाय द गवर्नमेंट या फिर जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके या अथॉरिटी द्वारा, उससे कम पैसा उसको नहीं दिया जाना चाहिए। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, कन्फ्यूजन हो रहा है तो मान लीजिए ये कोई काम है। अब यहाँ पे कोई वर्कर को आपने बुलाया और आपने उससे कुछ भी पैसा फिक्स नहीं किया कि ये पर आवर काम करने का मैं इतना दूंगा आपको, या फिर आपने ये भी फिक्स नहीं किया कि चलो कोई पर्टिकुलर इसका आधा कर देते हो या 1/4 कर देते हो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। आपने फिक्स नहीं किया, उसको ला के सीधा काम पे लगा दिया। अब लास्ट में पैसे देने की बारी आई तो आप में उसमें लड़ाई हो गई, मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उस टाइम को आपको कितना पैसा इसको देना पड़ेगा? उस टाइम पे आपको टाइम रेट से कम पैसा नहीं देना पड़ेगा। मतलब उस टाइम पे जो रेट चल रहा होगा, रेट पर आवर, लेबर रेट पर आवर, उससे कम पैसा आप नहीं दे सकते। या तो आप उतना दो या तो उससे ज़्यादा दो। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट जो पर आवर का जो रेट होगा उससे कम आप नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा देना पड़ेगा या फिर वो देना पड़ेगा। डिपेंड अपॉन आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है, बट यहाँ पे मिनिमम जो देना रहेगा आपको वो फिक्स कर दिया गया है। जो आपका सेक्शन नंबर 13 है, फिक्स द आवर ऑफ वर्क फॉर द नॉर्मल वर्किंग डे। तो ये भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी या फिर जो भी एस्टेब्लिशमेंट होगा वो आपको नॉर्मल वर्किंग डे में कितने घंटे काम करना होगा ये प्री डिफाइंड होगा, ये फिक्स होगा। जनरली यहाँ पे आप देख ही रहे हो एक्सटॉर्शन होता है, बताया जाता है 8 घंटा काम कराया जाता है, 12 घंटा नहीं करोगे तो प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, नहीं करोगे तो निकाल दिया जाएगा या फिर आपको हरास किया जाएगा दूसरे तरीके से। तो ये रूल है, बट आप समझ ही रहे हो कि किस तरीके से रूल अप्लाई होता है। बट ये है कि हाँ ये फिक्स करना होगा। दूसरी चीज़ कि आपको एक रेस्ट डे भी बनाना होगा। एक वीक में एक डे रेस्ट वाला होगा, जैसे जनरली संडे होता है, बट ये कुछ ज़रूरी नहीं होता है कि संडे होता है। वो इस्टेब्लिशमेंट या कंपनी या फिर एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। वो अपने हिसाब से संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी को भी रेस्ट डे बना सकते हैं। मतलब 7 डेज में एक डे आपका रेस्ट वाला रहेगा। अब कई सारे लोग रेस्ट तो दे देते हैं, ऑफिशियल रेस्ट डे है, बस उस दिन भी काम पे बुला लेते हैं और पैसे भी नहीं देते हैं। जनरली ये मैनेजरियल पोस्ट पे होता है। लेबर पोस्ट पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अभी फेयर चीज़ें चल रही हैं कि लेबर पोस्ट पे अगर लोगों को बुलाया जाता है तो वहाँ पे ओवर टाइम उनको दिया जाता है। अब ओवर टाइम का रेट क्या होगा? तो ओवर टाइम का रेट उस टाइम पे जो फिक्स होगा उससे कम नहीं होना चाहिए। कितना फिक्स होगा ओवर टाइम का रेट? वो नीचे दिया गया है। जनरली आप सभी को पता भी होगा क्योंकि ये इन जनरल चीज़ें हैं तो पता ही रहता है। 2 टाइम होता है, बाकी ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ दिया हूँ। जो आपका आज के सेक्शन का बेसिकली आज के चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो आपका ओवर टाइम होगा वो 2 टाइम से, जो नॉर्मल वेजेस होते हैं उसके 2 टाइम से कम नहीं होना चाहिए।
इससे ज़्यादा हो सकता है, समझने की कोशिश करना, सेल नॉट बी लेस देन द 2 टाइम। इससे ज़्यादा अगर आपको एम्प्लॉयर देना चाहता है तो ओवर टाइम का दे सकता है, बट इससे कम तो नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे आपके सारे सेक्शन खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नो एम्प्लॉयर शैल पे टू एनी एम्प्लॉई वेजेस लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। तो बिल्कुल सही बात है, कोई आपको इससे कम नहीं दे सकता है जितना कि गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है। मिनिमम वेजेस कैन बी फिक्स बाय द एम्प्लॉयर, नहीं, मिनिमम वेजेस एम्प्लॉयर द्वारा फिक्स नहीं होगा, मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट फिक्स करती है। एम्प्लॉयर या तो उतना देगा या तो उससे ज़्यादा दे सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड, जैसा कि मैं बताता हूं, आपको पहले खुद अटेम्प्ट करना है, क्योंकि लास्ट में मिलेगी आपको परफॉर्मेंस स्केल, जिस पे आप देख पाओगे कि आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत। होप सो आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कैन बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे फिक्स किया जा सकता है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ द वर्क। बिल्कुल सही है, इससे पहले हमने देखा था कि टाइम बेसिस पे भी वेजेज फिक्स किया जा सकता है कि पर आवर कितना होगा या पर डे कितना दिया जाएगा आपको, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क की नेचर वर्क जो है वो कैसा है, वो डिपेंड करता है, एस्टेब्लिशमेंट जैसा फिक्स करती है। सेकेंड, पीस ऑफ द वर्क, हाँ, पीस ऑफ द वर्क के हिसाब से भी फिक्स किया जा सकता है कि पर्टिकुलर आप इतना काम कर दोगे तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा। नेचर ऑफ द वर्क, काम कैसा है, मतलब काम का नेचर, कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे विस्फोट के चांसेस बने हुए हैं, कोई फूल इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे बढ़िया स्मेल आ रही है, और केमिकल इंडस्ट्री बेचारा खतरे में भी है, स्मेल भी ख़राब आ रही है, तो डेफिनेटली वो भी तो कंसीडर किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी कंसीडर किया जाता है। और स्किल्ड कैसे रिक्वायर्ड है उस पर भी ये चीज़ें किया जाता है। नेचर ऑफ वर्क में एक चीज़ और भी आप समझ सकते हो कि नेचर ऑफ वर्क में मतलब सराउंडिंग कंडीशन कैसे है। मान लो कहीं पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, पसीने निकल रहे हैं आपके, कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मान लो फर्नेस के सामने काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप तो एक्सपेक्ट करोगे कि ऐसी सराउंडिंग में काम कर रहा हूँ कि मुझे वेजेज ज़्यादा मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, ज़रूरी नहीं कि आपके एग्जाम में मेंशन हो या मेंशन नहीं हो, बट ये चीज़ें आपको समझ के चलनी है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द कमेटीज फिक्स द मिनिमम वेजेस। कमेटी जो मिनिमम वेज फिक्स करेगी, अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे पहला है, मस्ट हैव द एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल, जो एम्प्लॉयर है उसके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, एम्प्लॉय के भी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। शैल हैव इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन द टाइम ऑफ वर्क बेसिस में बी फिक्स इन अकॉर्डिंग विद द, किसके हिसाब से फिक्स किया जाएगा, तो आवर, डेली, मंथली। हालांकि ये भी हम पढ़ के आए हैं, बहुत आसान सा तुच्छे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, हाँ तुच्छे अभी लग रहे होंगे आपको, बट धीरे धीरे जब आप चीज़ों को पढ़ के भूलोगे, अभी फ्रेश पढ़े हो ना, इसलिए आपको लग रहे हैं तुच्छे क्वेश्चन है। बाद में जब धीरे धीरे चीज़ें भूल जाएंगी, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े बदल जाएंगे, तो कन्फ्यूज़न होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर कंपोनेंट टू कंसीडर फॉर फिक्सिंग द मिनिमम वेजेज। क्या क्या कंसीडर किया जाता है, तो स्किल ऑफ द वर्कर, बिल्कुल, जो स्किल्ड वर्कर है उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, जो लर्नर है उसको कम पैसा चाहिए। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द वर्क, बिल्कुल, जैसे पहले एग्जांपल दिया, कोई हिमालय पर्वत के बर्फ में काम कर रहा है, कोई चेन्नई के गर्मी में कर रहा है, कोई दिल्ली के पोल्यूशन में कर रहा है, तो वो भी होना चाहिए कंसीडर। वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन ऑब्वियसली कोई दिल्ली के पोल्यूशन में है बट एसी रूम में बैठा हुआ है, कोई फर्नेस के सामने बैठा हुआ है, तो वो भी चीज़ें कंसीडर किया जाना चाहिए। तो अगेन डी ऑप्शन। आप कहोगे कि सारा का मैंने डी ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑप्शन के थ्रू सीखने को मिले। मैं चाहता तो एक ऑप्शन सही डालता, बाकी सब उल्टा पुल्टा डाल देता, बट उससे सारी चीज़ आपको पता नहीं चलती। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एकोमोडेटेड इन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेज। मिनिमम रेट ऑफ वेजेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बेसिक रेट ऑफ वेजेज मतलब आपका बेसिक पे, बेसिक रेट क्या है,
उसके बाद आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी उसके हिसाब से हम उसको वेरी करते रहते हैं, मतलब वो भी उसमें देखा जाता है कि जहाँ के हम मिनिमम वेजेस फिक्स कर रहे हैं वहाँ का लिविंग कॉस्ट क्या है, उसको फिक्स करने में इसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 7, एनी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिश टू चेंज द मिनिमम वेजेस शुड पुट इन द पब्लिक डोमेन फॉर 2 मंथ, 2 मंथ तक होना चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिश टू चेंज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कम इनटू फोर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इट इशू, मतलब 3 मंथ था ना, कि 3 मंथ तक अगर पब्लिश नहीं करते हो तो वो चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, 3 मंथ से पहले ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर देते हो तो वो क्या हो जाएगी, वो इन्फोर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस मस्ट रिवाइज विद इन 5 ईयर ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैव पावर टू फिक्स फ्लोर वेजेस, आसान सा क्वेश्चन, कई बार मैंने पूछ लिया, इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी डाला था, तो ये ध्यान रखना। इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर काफ़ी बहस हुई थी, तो मे भी कभी सेक्शन भी आपसे ये पूछ ले कि कौन सा सेक्शन है जो फ्लोर वेजेस के रिलेटेड बात करता है, या फिर कौन सा सेक्शन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो फ्लोर वेजेस फिक्स करें। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द फिक्स फ्लोर वेजेस, कौन सा है इसमें से सही फ्लोर वेजेस से रिलेटेड। कह रहा है इट अकाउंट मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड फॉर द वर्कर, तो बिल्कुल मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड को ये ध्यान में रखता है। अब मतलब गवर्नमेंट रखती है, अब आप कहोगे कि 178 रुपीज़ में कौन सा क्या मिलता है आज के टाइम में, तो इस पे तो डिबेट नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट मानती है कि उतने में एक आदमी जी सकता है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। हालांकि इतने में आपको पेट्रोल आजकल देख ही रहे हो, गाड़ी से नहीं जा सकते, पैदल जाना पड़ेगा। इट में डिफरेंट फॉर डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, अलग हो सकता है। मिनिमम वेजेस फिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट बी लोअर देन द फ्लोर वेजेस, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट रिड्यूस सच मिनिमम रेट ऑफ द वेजेस फिक्स बाय इट अर्लियर द फ्लोर वेजेस कम इनटू द फ्लोर्स, मतलब जब फ्लोर वेजेस आया, इन्फोर्स हुआ, उससे पहले जो मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उसको रिड्यूस नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिफोर फिक्सिंग द फ्लोर वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक एडवाइस फ्रॉम, स्टेट गवर्नमेंट से भी एडवाइस ले सकती है और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से भी ले सकती है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, और स्टेट गवर्नमेंट से इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वहाँ का जो कंडीशन है, वहाँ के लेबर की अवेलेबिलिटी है, वहाँ के एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, इसलिए उनका भी कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, ऐसा श्योर मतलब ऐसा मस्ट नहीं है, ले सकती है ऐसा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मस्ट नहीं लिखा हुआ है, मे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ एनी एम्प्लॉय हु मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैज बीन फिक्स अंडर दिस कोड बाय द डे वर्क और एनी डे ही वर्क लेस देन द नॉर्मल वर्किंग आवर फिक्स फॉर पर डे वर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन ही इंटाइटल्ड टू रिसीव, बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दिया कि आपके ये चीज़ें फिक्स किया गया है। इलेक्ट्रिक शट डाउन हो जाता है जिसके वजह से आप कम काम करते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मशीन ब्रेकडाउन का, वैसे इलेक्ट्रिक शट डाउन का है। तो आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो आपको पूरी सैलरी मिलना चाहिए। ऐसा कोई एम्प्लॉयर तो नहीं कर सकता ना भाई कि आपको बुलाया, बोला कि अब तो आज तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है भैया, तो आप तुम घर जाओ और मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, ऐसा एम्प्लॉयर नहीं कर सकता, उसको देना पड़ेगा। मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से कोई फॉल्ट है और जिसके वजह से आप काम नहीं कर पाए हो पूरा दिन, या हाफ दिन नहीं कर पाए हो, या 2 घंटा खाली बैठे रहे, तो ऐसा एम्प्लॉयर नहीं कर सकता कि वो 2 घंटे 4 घंटे का पैसा काट लेगा। जो पूरा डे का वेजेस फिक्स है वो उसको देना पड़ेगा। मगर यही प्रॉब्लम ऐसा हो जाए कि आप काम नहीं करना चाहते हो, इसलिए 2 घंटे कम काम किया, या फिर आप हाफ डे लेट गए, तो उस टाइम जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्पावर्ड होता है कि वो आपका पैसा उसी रेट से कट कर जिस रेट से फिक्स किया गया है, तो वो आपको जो डे होल डे के लिए फिक्स है उससे कम पैसा देगा, ठीक है, वो कट कर सकता है। अब करेगा नहीं करेगा ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर, बट कट कर सकता है, लीगल अथॉरिटी है उसके पास।
क्वेश्चन नंबर 15 है, द पर्सन इज एम्प्लॉयड ऑन द पीस ऑफ वर्क फॉर द मिनिमम टाइम रेट एंड नॉट अ मिनिमम प्राइस रेट हैज़ बीन फिक्स्ड, ही इंटाइटल्ड टू रिसीव। तो इसमें भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने फिक्स नहीं किया है कि पीस कितना काम करना है उसका कितना पैसा मिलेगा, या टाइम रेट से कितना काम करना है उसका कितना पैसा मिलेगा, अगर आपने फिक्स नहीं किया है तो उस टाइम पे जो टाइम रेट, मिनिमम टाइम रेट जो फिक्स होगा वेजेस का, उससे कम आपको नहीं देना होगा, उससे ज़्यादा ही देना होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए 16 है, ऑल एम्प्लॉइज इंटाइटल्ड टू गेट 1 रेस्ट डे इन एवरी पीरियड ऑफ 7 डेज। ये तो सबको याद होगा। फॉर एनी एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क ऑन द रेस्ट डे, रेस्ट डे का जो है वो बात कर रहे हैं कि आपको इन शॉर्ट ओवर टाइम कितना दिया जाएगा। तो नॉर्मल रेट जो फिक्स है क्या उतना मिलेगा, नॉट लेस देन द ओवर टाइम रेट, उस टाइम पे ओवर टाइम रेट जो फिक्स है उससे कम नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है ये, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये सही हो गया। 2 टाइम ऑफ मिनिमम वेजेस फिक्स, बिल्कुल सही बात है कि 2 टाइम होना चाहिए जो मिनिमम वेजेस फिक्स किया गया है। ये हमने देखा था आपका जो सेक्शन 14 था उसमें। अब इन दोनों में से हमको एक ही चूज करना है, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन है, ऐसा कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे बी। देखो ये कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ मिनिमम वेजेज फिक्स, जो मिनिमम वेजेस फिक्स किया गया है उसका 2 टाइम होना चाहिए। ऐसा श्योर नहीं है, मिनिमम 2 टाइम होना चाहिए। 3 टाइम भी हो सकता है, 4 टाइम भी हो सकता है, ठीक है। वैसे अगर ऑप्शन में एक चूज करना है, इसलिए मैं सेकंड को जस्टिफाई कर रहा हूं कि कैसे सेकंड ज़्यादा जस्टिफाई है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड है कि नॉट लेस देन द ओवर टाइम का जो रेट फिक्स है वो। अब ओवर टाइम का रेट तो मिनिमम यही फिक्स है कि मिनिमम 2 टाइम होना चाहिए, 2 टाइम से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो गया आपका बी। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन होते तो सी वाला भी सही होता। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 18, व्हाट इज द मिनिमम वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क। मिनिमम वेजेस कितना होता है ओवर टाइम वर्क का, दैट इज ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ द वेजेस। ये भी सही है, ट्वाइस होना चाहिए, सही है। ट्वाइस आर मोर, देखो यहाँ पे भी कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट है, ट्वाइस और मोर, ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट है इससे ना। देखो 2 टाइम तो होना चाहिए, बट 2 टाइम से ज़्यादा देने को किसने रोका है, गवर्नमेंट ने तो नहीं रोका है, ठीक है। गवर्नमेंट ने तो मिनिमम फिक्स किया है, मिनिमम लिमिट, अपर लिमिट तो फिक्स हुई नहीं है। तो मतलब 2 टाइम या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, सी है। तो ये क्वेश्चन बनाने का पर्पज बस ये है कि कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी ज़्यादा क्लोज या फिर जो डिफरेंशियल होता है स्टेटमेंट में उस टाइप के भी दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। खैर इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आपकी आ जाती है परफॉर्मेंस स्केल। अगर आपने 17 से 18 सही किया तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप, अगर 15 to 16 बहुत अच्छा कर रहे हो, और अगर 13 to 14 तो ठीक कर रहे हो, उससे कम पे एवरेज हो, और उससे 10 से कम पे तो खराब परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आंसर भी दिए गए हैं। चलिए दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।